नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आप का स्वागत है शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे आपके हम सब ने जितना सोचा समझा और जाना है, तालिबान उससे कहीं ज्यादा खौफनाक, खतरनाक, बर्बर है, भयानक है। हर बीतते दिन के साथ अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरें तालिबान के खौफ की गवाही देती हैं। चीखते, चिल्लाते, जान बचाकर भागते लोगों की तस्वीरें दुनिया के नक्शे पर तालिबानी हैवानियत का जीता जागता उदाहरण हैं। काबुल से जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उसने एक बार फिर से यही बताया है कि बर्बर तालिबान है और मुश्किल में जान है। तो अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसकी आशंका नहीं थी। सबको पता था कि गोलियां चलेंगी। सबको पता था कि तालिबान हैवानियत दिखाएगा। सबको पता था कि तालिबान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर ऐसे ही जुल्म करेगा। सबको पता था। मगर तस्वीरें अब आनी शुरू हुई हैं। तो देखिए, तालिबान ने काबुल में दर्द का दयार बना दिया है। तो देखिए, तालिबान के जुल्म की सच्चाई है। ये खौफ है, दहशत है, डर है, तकलीफ है, परेशानी है। छलनी हुआ है काबुल, छलनी है अफगानिस्तान। काबुल की सैकड़ों तस्वीरों के बीच ये तस्वीर सामने आई तो दिल धक से रह गया। इस कराह को महसूस कीजिए। पूरे काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और हर ओर बदहवासी और अफरा तफरी का आलम है। त्रासदी की इन तस्वीरों के बीच गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। इन तस्वीरों में साफ पता चलता है कि यहाँ मौजूद हर शख्स के सिर पर मौत मंडरा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जमा हुजूम बस इसी कोशिश में है कि किसी तरह अफगानिस्तान छोड़कर तालिबान के आतंक से खुद की जान बचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर भी उनकी जिंदगी महफूज नहीं है। भीड़ को काबू करने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं और लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। ऐसी बदहाली में हर किसी की किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही है। यही वजह है कि गोलीबारी के बीच काबुल एयरपोर्ट पर हुई भगदड़ में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि कुछ लोग काबुल एयरपोर्ट पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायरिंग के बाद हुई भगदड़ ने 7 लोगों की जान ले ली। ब्रिटिश मिलिट्री की ओर से दावा किया गया कि भगदड़ इसलिए मची क्योंकि लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए तालिबानी रह रहकर गोलियां चला रहे हैं, ताकि एयरपोर्ट की ओर आती भीड़ डरकर लौट जाए। बेदर्द तालिबानी किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। ना तो उन्हें महिलाओं की कोई फिक्र है और न ही मासूमों की परवाह। इसी अफरा तफरी के बीच शनिवार को काबुल एयरपोर्ट पर चली गोली ने एक बच्ची की जान ले ली थी। काबुल एयरपोर्ट की ओर लोगों के बढ़ते कदम से तालिबान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि शांति की दुहाई देने वाला तालिबान अब अपने असल रंग में आ गया है और लोगों पर गोलियों की बौछार करने से भी बाज नहीं आ रहा। ब्रिटिश सेना ने बयान जारी कर कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के हालात बेहद खराब हैं। हम लोग किसी तरह स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। दुनिया भर के देशों की कोशिश के बीच तालिबान किसी भी तरह से डर के साम्राज्य को कायम करने पर आमादा है। यही वजह है कि तालिबान ने अब काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपनी स्पेशल फोर्स बद्री 313 यूनिट को सौंप दी है। तालिबान की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से अफगान में उसकी सत्ता कायम रहे और इसके लिए वो हथियार के साथ प्रोपेगेंडा का भी सहारा ले रहा है। पहले तालिबान की ओर से अशरफ गनी के भाई हशमत गनी के साथ आने की तस्वीरें जारी की गई और अब पूर्व मंत्री गुलागा के तालिबान में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच एक नया फलसफा छेड़ते हुए तालिबान ने क्रिकेट को समर्थन देने का वादा कर दिया है। तालिबान ने अजीजुल्लाह फजलिक को अफगान क्रिकेट बोर्ड का नया डायरेक्टर जनरल बनाया है। माना जा रहा है कि तालिबान की ये कोशिशें विरोध में खड़ी जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम तालिबान की इन चालबाजियों में फंस नहीं रही। अफगानिस्तान की पहली महिला एयरफोर्स पायलट नीलोफर रहमान ने बयान जारी कर कहा है कि मुल्क की महिलाओं को तालिबान के जुल्म का सबसे बड़ा शिकार बनना पड़ेगा।
तालिबानी ताकत की तानाशाही से अफगानिस्तान पर शासन कायम करने की कोशिश में है, लेकिन बंदूक के जोर पर जारी सत्ता का खामियाजा अब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। काबुल से आई तस्वीरें दिलों में दहशत पैदा करती हैं, मगर उन दिलों को ठंडक पहुंची जो तालिबान से मुक्त होकर हिंदुस्तान लौट आए हैं। जान बचाकर भारत लौटे लोगों के चेहरे पर जिंदा बच जाने का सुकून तो दिखाई देता है, मगर उनका जहन अभी भी परेशान है। अभी भी वो तालिबान के साए में बिताए हुए दिनों को याद करके कांप उठते हैं। आज भारत पहुंचे लोगों से हमने बात की, आप भी देखिए उन्होंने क्या सहा है और हमसे क्या कहा है। भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था, बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने हमें वहाँ से निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत अहम रोल अदा किया और एक स्पेशल फ्लाइट का बंदोबस्त किया। इंडिया गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत की मैं शुक्रिया करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट के, मोदी जी से और सब वो लोगों ने हमारे लिए मदद की। 990 किलोमीटर दूर छोड़कर सुकून की जमीन पर उतरे इन चेहरों को देखिए, सोचिए कि मुस्कुराती हुई जिंदगी की तस्वीर कैसी होती होगी। अपने से छोटे बच्चे को चूमती इस बच्ची जैसी, माँ के हाथ से बेखौफ होकर बिस्किट खाती इस बच्ची जैसी, अपने नवजात को दूध पिलाती इस माँ जैसी, जिंदा निकल आने के आनंद में सुस्ताते इन चेहरों जैसी। ऐसी ही होती होगी मुस्कुराती हुई जिंदगी की कोई तस्वीर। अफगानिस्तान में सालों से रह रहे भारतीय मूल के लोगों को हिंदुस्तान वापस लाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार की सुबह तक 3 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए ये तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं इनकी वतन वापसी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर जब दिल्ली गाजियाबाद की सरहद के करीब हिंडन वायु सैनिक अड्डे पर उतरा तो उसमें सवार थी डर से आजाद होने की सैकड़ों उम्मीदें। तालिबान की दहशत को काबुल में छोड़कर आने की खुशी और जिंदगी बच जाने की खुशी में छलका हुआ हल्का सा आंसू, वरना किसे मालूम था कि वो बचेंगे भी या नहीं। एकदम खुद जैसे सांस आ गई हो, पहले सांस अटकी हुई थी गले में तो सांस आ गई है। किसे मालूम था कि अपने सामने गोलियां चलाते, बम बरसाते, कोड़े मारते, दहशत मचाते, हैवानियत दिखाते आदमी की बस्ती के आदमखोरों के बीच से वो जिंदा भी निकल सकते हैं। सर वहाँ पर तो बहुत डेंजर है, क्योंकि बाहर जितने भी है तालिबान है हाथ लेके खड़ा है, वो फाइट फुल कर रहा है, बच्चे लोग को मार रहा है, छोटे छोटे बच्चे को पीट रहा है, बड़े बड़े बुजुर्गों को पीट रहा है। वहाँ पर तालिबानी आतंक और डर के माहौल से पस्त हो रहे काबुल से ये ग्लोब मास्टर 168 लोगों को सुरक्षित तरीके से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली लेकर आ गया। इन 168 लोगों में 107 भारतीय थे। भारतीय वायुसेना 3 सॉर्टीज में लोगों को अफगानिस्तान से ला चुका है। इसके अलावा कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की और सॉर्टीज अफगानिस्तान से लाई जाएंगी, क्योंकि अभी भी काफी ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। काबुल की कराह दुनिया सुन रही है, काबुल का दर्द दुनिया देख रही है, लानतें भेजी जा रही हैं उन पर भी जो कहते हैं कि तालिबान सुधर गया है। तालिबान कितना सुधर गया है उसकी बयानी सुनिए उन अफगान से जो मौत को मात देकर अपना वतन छोड़कर आए हैं। जैसे आपके पास अच्छी गाड़ी हो वो गाड़ी छीन लेते हैं। उन्होंने अपने बैरिकेड लगाए हैं और चेक पॉइंट्स गाड़ी छीन लेते हैं। हाँ, गाड़ी छीन लेते हैं आपके साथ, मतलब आदमी सिक्योर फील नहीं कर सकता। आप अच्छी गाड़ी में बाहर नहीं आ सकते, आप अच्छी पोजीशन में बाहर नहीं जा सकते। एक डर सा है लोगों में। अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद सबसे ज्यादा दहशत अगर किसी में थी तो उनमें थी जो अफगानिस्तान के नीति नियंता बने हुए थे। अफगानिस्तान के सांसदों को यकीन था कि अगर उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा तो तालिबान उन्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे सब मुश्किल में है, आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। हर चेहरे पर जान बच जाने का सुकून है और हर शख्स की जुबान पर भारत सरकार के लिए लाख लाख शुक्रिया है। सबके पास तालिबान राज की डरावनी यादें भी हैं।
फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं। बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की, बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं। तो कहते होंगे लोग किसी को किस्मत वाला। इन सारे चेहरों से पूछिए किस्मत वाला होने का अर्थ क्या है। इनसे पूछिए कि दहशत के बीच बिताए 5 दिन जिंदगी के सबसे कठिन दिन कैसे बन जाते हैं। इनसे पूछिए कि 2 पायों की शक्ल में भी जानवर हो जाना क्या होता है। उसके बाद मुबारकबाद दीजिए उन लोगों को जिनकी वजह से ये जिंदगियां एक अमन पसंद देश की माटी में पहुंचकर मुस्कुरा रही हैं। भारत सरकार का भरोसा है कि वो अफगानिस्तान में फंसे एक भारतीय को सुरक्षित वापस अपने देश लाएगी और इस भरोसे पर लोगों को भरोसा है। अरविंद ओझा, आशुतोष और सुशांत के साथ अभिषेक भल्ला, हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद, आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी पकड़ बना चुका है। तालिबान नए नए फैसले ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान की पीठ थपथपा रहा है, तालिबान को भड़का रहा है। पाकिस्तान आग में घी डाल रहा है ताकि अफगानिस्तान की अशांति के बहाने वो अपना हित साध सके, और इसके लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान मासूमों तक का सहारा ले रहा है। जुल्म का साथ कौन देता है? जुल्म करने वाले। आतंक का साथ कौन देता है? आतंकी पालने वाले। हैवानियत का साथ कौन देता है? हैवानियत करने वाले। तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है पाकिस्तान, तालिबान को समर्थन देकर। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत और जुल्म का समर्थन करने वाला पाकिस्तान तालिबानी क्रूरता पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुका है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है जब तालिबानियों ने बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई। काबुल एयरपोर्ट के बाहर इलाका थर्रा उठा था। खबर है कि उसी काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर तालिबानी शासन का आतंक टूटा है। ब्रिटिश मिलिट्री के मुताबिक इस मुल्क से भागने के फिराक में मची अफरा तफरी में 7 अफगानी मारे गए हैं। चंदन, सबसे पहले ये बताइए कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर काफी क्योस है। अभी काबुल एयरपोर्ट पर जब आप आए तो वहाँ कैसा हालात है? क्या अमेरिकी सैनिक वहाँ मौजूद है? भीड़ है, लाइन है वहाँ पर? नहीं, भीड़ तो है, क्राउड है, बहुत फायरिंग भी चल रहा है वहीं पे। और फायरिंग इसलिए चल रहा है, फायरिंग किसी को टारगेट करके नहीं चल रहा है। फायरिंग इसलिए चाहे वो US आर्मी करे या ब्रिटिश आर्मी करे या तालिबान करे, उन लोगों का मकसद यही है, जो क्राउड हो रहा है उसको कम करने के लिए वो लोग हवा में गोली चला रहे हैं। तो अफगानिस्तान में आप कहाँ रह रहे थे? मैं रह रहा था वजीर अकबर खान, स्ट्रीट नंबर 13, डेनमार्क, डेनिश एम्बेसी। अच्छा, डेनिश एम्बेसी में। तो जब वहाँ से आप काबुल एयरपोर्ट तक की दूरी कितनी होगी जहाँ आप रहते हैं? काबुल एयरपोर्ट का 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम। हाँ। तो किस तरह के हालात हैं अभी वहाँ पर? क्या जो तालिबानी है? हालात ये है, अभी सब सुनसान है, रोड खाली है, कोई है नहीं। हर चेक पोस्ट में, जैसे हमारा इंडिया में जैसे हर जगह चेक पोस्ट में पुलिस वगैरह रहता है, वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, तो वही ड्यूटी तालिबान कर रहा है। तालिबान। हाँ। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान को नहीं दिखता। अफगानिस्तान से जान बचाकर भाग रहे लोगों की आपबीती उनके कानों तक जरूर पहुंचती है, लेकिन वो जानबूझकर अपने कान को बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान को तो ये पसंद है। देखिए, 500 किलोमीटर दूर काबुल कैसे तालिबानियों की गोलियों से छलनी हो रहा है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान मासूमों के जुबान से उनकी तारीफ करवा रहा है। इस्लामाबाद में
में लाल मस्जिद से जुड़े जामिया हफ्ता सेमिनरी में तालिबानी गुनाह से अनजाम बच्चों को भी पाकिस्तान नहीं बख्श रहा। उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री काबुल दौरे पर जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने के बाद पाकिस्तान की ओर से किसी मंत्री का ये पहला बड़ा काबुल दौरा है। भारतीय वायुसेना 3 सॉर्टीज में लोगों को अफगानिस्तान से ला चुका है। इसके अलावा कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की और सॉर्टीज अफगानिस्तान से लाई जाएंगी, क्योंकि अभी भी काफी ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो अफगानी सिटीजन हैं उनको भी भारतीय वायुसेना, भारत सरकार वापस हिंदुस्तान लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। वैसे शाह महमूद कुरैशी के काबुल दौरे पर कोई हैरान नहीं है और न ही पाकिस्तान के तालिबानी हमदर्द बनने पर, क्योंकि आतंकियों पर पाकिस्तान हमेशा से मेहरबान रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसके खुफिया एजेंसी ISI लगातार तालिबान को मदद पहुंचाती रही है। ISI ने तालिबानी आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ISI ने तालिबान को मदद को कहा है। लश्कर के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान के पक्ष में लड़ते पहचाने गए हैं। पाकिस्तानी सेना के अस्पतालों में घायल तालिबानी कमांडरों का इलाज करने का सच सामने आया है। पाकिस्तान की इन करतूतों के लिए अमेरिका कई बार लताड़ लगा चुका है। उसी अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मदद के नाम पर पाकिस्तान को करोड़ों अरबों के राहत पैकेज दिए, लेकिन पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी। चीन और पाकिस्तान दोनों ही जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं तालिबान को लेजिटिमेसी देने की। ये बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, और इस तमाम एरिया में स्टेबिलिटी और वायलेंस, इंस्टेबिलिटी और वायलेंस और बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को उसकी करनी के लिए बेनकाब किया था। बताया था कि कैसे पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है, लेकिन उन खुलासों का कोई असर पाकिस्तान पर नहीं दिख रहा है। दिल्ली से गीता मोहन, अभिषेक बल्ला, मनजीत सिंह नेगी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कल यानी कि सोमवार का दिन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि कल जातीय जनगणना की मांग करने वाले दलों का एक समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि सदन में सरकार यह कह चुकी है कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के मंत्री भी जातीय जनगणना के समर्थन में पीएम से मिल रहे हैं। लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इसमें आपत्ति कहाँ? अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। एक मुद्दा, एक मिशन, एक सुर, एक राह और बस जातिगत जनगणना की चाह। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे संयोग कम ही नजर आते हैं जब सत्ता के धुर विरोधी किसी मुद्दे पर 7 कदम ताल करते नजर आए, लेकिन इस बार पिछड़े वर्ग के वोटों का ऐसा सियासी पेच फंसा है कि ना कोई ढील देने को तैयार है और ना कोई कटने का जोखिम उठा सकता है। यही वजह है कि सोमवार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात के लिए जाने वाले बिहार के प्रतिनिधिमंडल में हर वो दल शामिल है जिनके दिल कभी नहीं मिले। इस प्रतिनिधिमंडल में नीतीश की पार्टी के नेता भी होंगे और बात में नीतीश को कोसने वाले तेजस्वी यादव भी होंगे। 10 दलों के नेताओं की कोशिश यही है कि जातिगत जनगणना के लिए केंद्र पर किसी भी तरह से दबाव बनाया जा सके। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही कही। जातीय जनगणना पर बिहार के दल लामबंद हैं। सभी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ आने का मतलब चुनावी जीत की गारंटी बन सकता है। ऐसे में हर कोई खुद को एक कदम आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है
तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बात की चीज। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जामा पहनाई जाए। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। यहाँ तक कि बिहार बीजेपी के नेता भी केंद्र से अलग बयान में कह रहे हैं कि आखिर जातिगत जनगणना से दिक्कत किसे है। अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते, इसमें आपत्ति कहाँ। हालांकि पिछड़े वर्ग वाली पॉलिटिक्स पर बिहार के नेताओं की जुगलबंदी कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र संसद में साफ कर चुकी है कि जाति के आधार पर जनगणना की जरूरत नहीं है। बिहार में ये मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा ने 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया, उसे केंद्र को भेजा भी गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग को लेकर जारी पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार तक सीमित है। बीते दिनों विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के चलते केंद्र को ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में सहयोगी दलों के दबाव में जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किया गया इसे। लेकिन अब इस मुद्दे पर तमाम दल साथ आ रहे हैं, जिस पर केंद्र को अपना रुख फिर से साफ करना होगा। आज तक ब्यूरो।